आज हम आपसे बात करने वाले हैं साझेदारी में जो प्रारूप होते हैं खातों के, उनकी हम बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको प्रारूप समझाएंगे। हमने इससे पहले आपको लाभ हानि नियोजन खाता जो होता है उसका प्रारूप समझाया था। लाभ हानि नियोजन खाते में हमने आपको बताया था कि लाभ हानि नियोजन खाता एक नाम मात्र का खाता होता है। इसके डेबिट पक्ष में समस्त व्यय को लिखा जाता है और अर्थात हानियों को लिखा जाता है, और क्रेडिट पक्ष में लाभों को लिखा जाता है। जो साझेदार होते हैं उनके लाभों को यहाँ पे लिखा जाता है, और इसके लिए जो खाता बनाया जाता है उसे हम लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। यह वर्ष के अंत में एक साझेदार बनाता है, वह अपने लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। इस खाते में सिर्फ वो अपने लाभ को या हानि जो हुई है सिर्फ साझेदार से संबंधित जो लाभ हानि होती है उसी को वो लिखता है। हालांकि लाभ हानि खाता एक अलग से बनाया जाता है, उससे साझेदारों को कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई है इसका पता नहीं चल पाता, और इसी कारण वह साझेदारों के लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाता है। तो यहाँ पर जो शेष हमने लिखा है यह हानि, जो लाभ हानि खाते जो हमने बनाया था उससे जो हानि हुई है उस हानि को लिखा जाएगा यहाँ पे, या फिर यदि लाभ हुआ है तो उस लाभ को क्रेडिट पक्ष की ओर लिखा जाएगा, क्योंकि खाते के दो पक्ष हैं, डेबिट और क्रेडिट। या इन दोनों में से कोई एक ही बात होगी, फर्म में या तो लाभ होगा या फर्म में हानि होगी। अब हमने या तो लाभ लिखा या हानि हुई। अब यदि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देने की व्यवस्था की गई है, जो साझेदार हैं वो पूंजी पर ब्याज लेना चाहते हैं, तो इससे फर्म को जो है हानि होगी, और हानि होगी इसीलिए इसे डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, क्योंकि पूंजी जो है पूंजी साझेदारों द्वारा लगाया गया धन है, और उस पर यदि ब्याज दिया जाता है तो फर्म को यह हानि होगी। इसलिए किस साझेदार को कितना ब्याज दिया गया वह लिख दिया जाता है, इसे हानि के रूप में हमने यहाँ पे देखा। इसी प्रकार कोई साझेदार है उसे या तो वेतन दिया जाता है या बोनस दिया जाता है, दो में से कोई एक चीज़ दी जाती है या दोनों दिया जाता है, तो यह फर्म के लिए हानि मानी जाएगी, क्योंकि व्यापार अलग होता है और व्यापारी अलग होता है। इसी कारण यहाँ पे साझेदारों का वेतन या बोनस भी लाभ हानि नियोजन खाते में लिखा जाएगा। इसके बाद में साझेदारों को यदि कमीशन दिया जाता है, कोई साझेदार ऐसा है जो काम करता है और उसे हमने ऐसा संविदा कर लिया है, साझेदारी संलेख में लिख लिया जाता है कि अमुक व्यक्ति को कमीशन दिया जाएगा काम के बदले में, तो यहाँ पे उसका कमीशन लिखा जाएगा। इसी प्रकार यदि ऋण है और ऋण पर ब्याज दिया जाता है, अर्थात हमने ऋण लिया है और उस पर ब्याज दिया जाएगा, तो वह ब्याज भी यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि फर्म को ये हानि हुई है। कोई संचय है जो अवितरित है, जो बांटा नहीं गया है, अब यहाँ पे हम उसे लाभ हानि नियोजन खाते में संचय को बांट देंगे, क्योंकि संचय जो है वह साझेदारों द्वारा लगाया गया धन है, और धन में से कुछ भाग जो है उसे हमने निकाल लिया है और अलग रख दिया है भविष्य में व्यवस्था करने के लिए। अब हमें पता चला है कि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, या दूसरा हमने फंड बना लिया है, तो ऐसा अवितरित जो संचय है उसे हम यहाँ पे बांट देंगे और लाभ हानि नियोजन खाते में लिख देंगे। इसी प्रकार यदि किसी साझेदार ने फर्म के लिए, फर्म से अपने स्वयं के निजी प्रयोग के लिए कुछ पैसा निकाल लिया है, आहरण कर लिया है, तो उस आहरण पर जैसे वह व्यक्ति ने धन लगाया था, तो पूंजी लगाया था, और उस पूंजी पर हम ब्याज दे रहे हैं, तो हमारे फर्म को हानि हो रही है। इसी प्रकार यदि वह फर्म से पैसा निकाल लेता है, माल निकाल लेता है, तो फर्म भी उससे ब्याज लेगी, और वह ब्याज जो है वह ब्याज फर्म के लिए लाभ होगा। इसलिए आहरण जो है, आहरण पर ब्याज जो है वह फ़ायदा माना जाएगा, लाभ माना जाएगा, इसीलिए उसे क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। दोनों का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो या तो हमें लाभ मिलेगा या हमें हानि मिलेगी। लाभ या हानि दो में से कोई एक होगा, जो भी मिलेगा उसे साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। यदि हानि हुई तो भी, यदि लाभ हुआ तो भी हम साझेदारों के पूंजी खाते में उसे हस्तांतरित कर देंगे। इस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता तैयार होता है। दूसरा सबसे विशेष खाता होता है साझेदारों का पूंजी खाता। जो साझेदारों का पूंजी खाता होता है वो दो प्रकार से बनाया जाता है। वह पहला होता है
स्थिर पूंजी पद्धति के आधार पर और दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के आधार पर। स्थिर पूंजी पद्धति के आधार पर ये खाते जो तैयार किए जाते हैं वो दो प्रकार से खाते तैयार किए जाते हैं। पहला साझेदारों का पूंजी खाता के नाम से और दूसरा साझेदारों का चालू खाता के नाम से। यह क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर करके पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, तो हमें याद रखना है दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो स्थायी पूंजी पद्धति के आधार पर और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के आधार पर। यदि और पूछा जाए कि स्थायी पूंजी पद्धति के आधार पर कितने प्रकार से बनाया जाता है, तो दो प्रकार से बनाया जाता है। पहला पूंजी पद्धति और दूसरा चालू खाता और पहला पूंजी खाता। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया है तो आप बिल्कुल कमेंट में यहाँ पे लिख दें कि आपको समझ में नहीं आया है, पुनः हम समझा देंगे। अब इन्हें बनाने का तरीका क्या है? बनाने का बहुत ही आसान और सरल तरीका है, आप एक बार में ही पूरा सीख जाएंगे। जब साझेदारों ने कहीं पूंजी लगाया होगा तो सबसे पहले हम बताते हैं आपकी स्थायी पूंजी पद्धति, और स्थायी पूंजी पद्धति यदि आपको समझ में आ जाता है तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति और भी सरल होता है। कैसे? सबसे पहले जब व्यापार प्रारंभ किया था, साझेदारों ने प्रारंभ किया था, उस समय कुछ पूंजी लगाया था। हमारे दो साझेदार और दोनों साझेदारों ने पूंजी लगाया था। पूंजी जो है वह लगाने के कारण हमने बोला था कि शेष लाया गया। पूंजी लगाया था इन्होंने, इसलिए इनकी पूंजी लिखी जाएगी और शेष जो भी है वो लिख दिया जाएगा। पूंजी भर लिखी जाएगी यहाँ पे। यदि उन्होंने अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो वो लिखी जाएगी वर्तमान में, लेकिन हम पूंजी खाते में सिर्फ साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी ही लिखी जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे और इसका शेष कर लेंगे। और अगले सत्र के लिए, अगले वर्ष, वित्तीय वर्ष के लिए इस राशि को हम शेष के रूप में यहाँ पे शेष ले गया लिख देंगे इस राशि को, और अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें सिर्फ साझेदारों की पूंजी खाते में जो स्थायी पूंजी पद्धति है, इसमें सिर्फ स्थायी पूंजी ही लिखी जाएगी जो व्यापार प्रारंभ करते समय लगाया है, या बीच में कभी अतिरिक्त पूंजी लगाया है साझेदारों ने तो वो भी लिखी जाएगी और दोनों को जोड़ दिया जाएगा। चालू खाते की हम बात करते हैं तो चालू खाते में भी जैसे यहाँ पर स्थायी पूंजी लिखा था वैसे हो सकता है व्यापार पहले से चलता आ रहा हो तो जो चालू खाते की पूंजी होगी तो वो शेष लाया गया लिख देंगे और वह चालू खाते की ही पूंजी लिखी जाएगी। यदि कोई परिवार स्थायी पूंजी पद्धति से ही खाते रखते आ रहे हों तब। यदि व्यापार इसी वर्ष प्रारंभ हुआ होगा तो शेष लाया गया नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो लाभ हानि नियोजन खाता बनाया है, इस लाभ हानि नियोजन खाते को ही सीधे उठा के रख देना है। सबसे पहले हमने लिखा है पूंजी पर ब्याज, तो यहाँ पर आपको लिख देना है पहली मद में पूंजी पर ब्याज, और जिस साझेदार को दी गई है उनके अमाउंट लिख देंगे। दूसरा आप देखिए साझेदारों का वेतन या बोनस, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साझेदारों का वेतन और बोनस जिसको मिलेगा उसी के नाम के आगे ये लिखना है। तीसरा साझेदारों को कमीशन, तो यहाँ पे कमीशन भी लिख देंगे हम, साझेदारों का कमीशन हो गया। ऋण पर ब्याज, कोई साझेदार है और उसका ऋण पर ब्याज है तो यहाँ पर ऋण पर ब्याज भी लिखा जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। संचय जो है ये लाभ का भाग है और लाभ का भाग है इसलिए हमने यहाँ पे बांट दिया है, तो साझेदारों को मिल गया है और मिल गया इसलिए या तो लाभ या हानि में ये बढ़ गया सभी को, इसीलिए इसे यहाँ पे नहीं लाएंगे। बिल्कुल समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे ऋण पर ब्याज तक लिखा। आगे यहाँ पे देखिए साझेदारों ने यदि कभी आहरण किया है तो वह आहरण को भी यहाँ पे लिखा जाएगा। एक मद को याद रखना होगा आपको, सिर्फ आहरण को, यदि आहरण किया है किसी साझेदार ने तो वो आहरण लिखा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से हम आहरण पर ब्याज भी लिख देंगे, आहरण पर ब्याज।
और ये आहरण पर जो ब्याज है वो भी दोनों साझेदारों को यहाँ से लिख देंगे। अर्थात यदि आपको लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप समझ में आया है तो आपको ये मद यदि समझ में आ गई है तो लाभ हानि नियोजन जो लाभ साझेदारों का पूंजी खाता है वो बनाने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद में इसे हम योग कर देंगे और योग करके दोनों पक्षों का योग निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने ए साझेदार और बी साझेदार का योग किया और यहाँ पर हमने देखा योग दोनों का किया। अब आपको यहाँ याद रखना है कि यदि यह पक्ष बड़ा है अर्थात ये क्रेडिट पक्ष है और क्रेडिट पक्ष बड़ा है और डेबिट पक्ष छोटा है यदि आपका, तो आपको यहाँ पे शेष ले गया लिखना होगा, इसकी राशि जो भी है ए और बी की। यदि आपका डेबिट पक्ष बड़ा है तो क्रेडिट पक्ष में आपको लिखना होगा शेष ले गया ए और बी दोनों की राशि। बिल्कुल समझ में आया होगा आपको कि जो पक्ष बड़ा है उसके विपरीत पक्ष की ओर शेष ले गया लिखना होगा और यह जो शेष है ये साझेदारों का जब पूंजी बनाई जाएगी, बैलेंस शीट बनाई जाएगी, उस समय इसे जोड़ दिया जाएगा कि इस साझेदार की इतनी पूंजी है अभी। अब हमने देखा स्थिर पूंजी पद्धति के अनुसार साझेदारों का पूंजी खाता बनाना। अब हम देखते हैं यहाँ पर परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अनुसार खाते बनाना कितना सरल है। बिल्कुल सेम, यह पूरी मद को उठा के रख देना है। जैसे ये शेष है तो हमने यहाँ पे लिख दिए शेष लाया गया। दूसरा यहाँ पे देखिए शेष लाया गया और कौन सा ये चालू खाते का शेष है। दोनों शेष ए और बी की राशि लिख दिए। जो मदें हैं सेम यही मद जैसे हमने लाभ हानि नियोजन से उठा के रखा था वही मद यहाँ पे भी लिख देंगे। पहला पूंजी पर ब्याज, दूसरा हमने साझेदारों का वेतन, बोनस, कमीशन। तीन चीज हो गई, वेतन, बोनस, कमीशन। और देखिए ऋण पर ब्याज ये हो गया। इसी प्रकार इस तरफ क्या है, आहरण और आहरण पर ब्याज। अच्छा, यदि पहले से कोई शेष है तो डेबिट शेष है तो शेष लाया गया डेबिट पक्ष की ओर लिखा जाएगा और इन्हें हम बिल्कुल यहाँ पे लिख देंगे। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और जैसे हमने खातों को बंद किया है इसी प्रकार इन खातों को भी हम यहाँ पे बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में इसे हम लिख देंगे यहाँ पर शेष डेबिट पक्ष में ले गया और शेष लिख देंगे योग करके। यदि क्रेडिट पक्ष बड़ा है तो और यदि डेबिट पक्ष बड़ा है तो शेष ले गया लिख देंगे और ए और बी की राशि में लिख देंगे और राशि का योग कर देंगे। इस प्रकार से परिवर्तनशील पूंजी, यदि आपने स्थायी पूंजी पद्धति से खाता बनाया है और परिवर्तनशील पूंजी से आपको बनाना है तो बहुत ही सरल है। दूसरा, और आप वैसे अपने आप को समझ सकते हो बहुत सरल और आसान तरीके से कि हमने यह जो खाता बनाया था स्थायी पूंजी पद्धति का 2 भाग में बनाया था। यदि इसको हम यहाँ से एक भाग में जोड़ देते हैं, इस खाते को हम एक भाग में यहाँ से जोड़ देते हैं और जोड़ते कैसे हैं, बीच की जो लाइनें हैं इन लाइनों को हम आपके सामने यहाँ मिटा के दिखा रहे हैं। इन लाइनों को हमने इस प्रकार से मिटा दिया और मिटा के सिर्फ क्या काम किया, हमने इन लाइनों को इस प्रकार से हमने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद जो खाता हमारा तैयार होता है यह खाता अब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का बन गया। यह परिवर्तनशील पूंजी
पद्धति से ये साझेदारों का पूंजी खाता तैयार हो गया। वही हमने सेम नीचे भी बनाया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये खातों का प्रारूप समझने में बहुत आसानी हुई होगी। यदि कहीं कुछ ऐसी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।